डिफाइन किया था कि एग्जैक्टली कंसेप्ट है क्या, और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से उसे कन्फ्रंट किया गया या विरोध किया गया इस चीज का, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। प्रीवियस चैप्टर में जैसे हमने देखा था 2 डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे उन्होंने बताए थे। दो पावरलेस, उनके पास पावर नहीं थी, लेकिन ऐसे ग्रुप जो थे उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने स्ट्रगल किया इस तरह के एक्सक्लूडेड या डोमिनेटेड बिहेवियर्स जो लोग उनके साथ करते थे उस चीज के लिए। उन्होंने अटेम्प्ट किया था इस चीज को ओवरकम करने के लिए, उनकी सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए बाय अडॉप्टिंग अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज। अलग अलग स्ट्रेटजीज जो थी लॉन्ग हिस्ट्री में उन्होंने इस तरह की अलग अलग जो स्ट्रेटजीज है उसका यूज किया। रिलीजियस सोलास, आर्म स्ट्रगल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्ट, ये कुछ चीजें उन्होंने यूज की थी और ये अपीयर होता था नोबल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना। और इन ऑल केसेस, सारे केसेस जो हैं ये उसमें चॉइस ऑफ स्ट्रगल जो थी वो डिपेंड थी सर्कमस्टेंसेस के ऊपर जो मार्जिनलाइज किए गए थे उनके खुद के थ्रू। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ वेज जिसमें ग्रुप्स और इंडिविजुअल जो थे उन्होंने चैलेंज किया था एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को। आदिवासी, दलित्स, मुस्लिम, वुमेन और अदर मार्जिनल ग्रुप्स जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया था सिंपली बाय बीइंग सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। उन्होंने पजेस किए थे इक्वल राइट्स जो रिस्पेक्टेड थे, और बहुत सारे उसमें से जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, एड्रेस किया उनके कंसर्न्स को। ये चैप्टर जो है इसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये ऐसा कुछ है जो मार्जिनलाइज करता है ग्रुप्स को इन्वोक इन देयर कोर्स ऑफ देयर स्ट्रगल। और पार्ट ऑफ दिस हम देखेंगे कि किस तरह से राइट्स जो है उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है लॉज के अंदर ताकि प्रोटेक्ट कर सके ग्रुप्स को कंटिन्यूइंग एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है उनके साथ उससे। और हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो हैं इस चीज को फॉर्मुलेट, इस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए ताकि प्रमोट कर सकें एक्सेस। जो ग्रुप्स है जिनके साथ ये डोमिनेशन की प्रोसेस हो रही है वो प्रमोट कर सकें या उन लोगों के लिए एक्सेस वो इजीली एक्सेस कर सकें जो भी डेवलपमेंट की थिंग्स है वो। तो ये सारी चीजें हम चैप्टर में इस पे पढ़ेंगे आज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन में। सबसे पहली चीज है इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से इन्वोक कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हमने पढ़ा था सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और ये बताता है हमें प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे सोसाइटीज के लिए बनाए हैं, पॉलिटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बनाए हैं। ये डिफाइन करता है इन और थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये राइट जो है अवेलेबल है सभी के लिए इंडिया में इक्वली। एज फार एज मार्जिनलाइज की बात करें तो ये जो है ये ड्रॉन किए गए हैं इस तरह के राइट्स दो वेज में। पहला ये कि वो इंसिस्ट कर सकते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को, उन्हें फोर्स किया जाता है, दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट, वो फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को कि वो रिकॉग्नाइज करें इस इनजस्टिस को जो उनके साथ में हो रहा है। सेकेंड ये है कि वो इंसिस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट एनफोर्स कर रही है इस लॉ को उस चीजों के लिए, और कुछ इंस्टेंसेस में स्ट्रगल जो है मार्जिनलाइज्ड के लिए वो इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट को कि वो फ्रेम करे न्यू लॉज। और ये सारी चीजों को ध्यान में रख के कि इनके साथ क्या हो रहा है इस तरह की चीजों को ध्यान में रखकर नए लॉज को बनाए कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट मतलब वो ये बताता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश्ड हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अब तक इस तरह का मतलब ये जो चीजें हैं ये प्रिवेंट करती है दलित्स को फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्व्स, एंटरिंग टेम्पल्स। और ये जो चीजें थी अनटचेबिलिटी के लिए क्या हो रहा था, दलित्स जो है वो अपने आप को एजुकेट नहीं कर पा रहे थे, पब्लिक फैसिलिटीज को यूज नहीं कर पा रहे थे, टेम्पल्स में एंट्री उनकी बैन की गई थी। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 18 में दी गई हैं। ये बताता है कि ये बहुत गलत है कि इस तरह की अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना, और ये प्रैक्टिस जो है ये टॉलरेट नहीं की जाएगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी जो है एक पनिशेबल क्राइम है आज के जमाने में। अब अगर ये कोई करता है तो उसे इसकी पनिशमेंट मिल सकती है। हमें एक और चीज दी है यहाँ पर ब्लू बॉक्स में, उसमें लिखा है कि टर्म दलित जो है जिसका मतलब होता है ब्रोकन, ये यूज की जाती है डेलिबरेटली और एक्टिवली उन ग्रुप्स के थ्रू जो हाईलाइट करते हैं सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिन्होंने सहा है, दे हैव एक्सपीरियंस विद इन द कास्ट सिस्टम, उनकी कास्ट में रहकर ही उन्हें इस तरह की चीजों को फेस करना पड़ रहा है, वो लोग हैं दलित लोग।
आगे बढ़ेंगे तो अदर सेक्शंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेल्प करते हैं हमें हम स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी आर्गुमेंट को इस अनटचेबिलिटी के खिलाफ। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नोट करता है कि कोई भी सिटीजन इंडिया का जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। हमने इसके बारे में क्लास 7th की टेक्स्ट बुक में पढ़ा था चैप्टर ऑफ इक्वलिटी में, और ये जो है वो यूज किया गया दलित्स के थ्रू टू सीक क्वालिटी इक्वलिटी where it has been denied to them, जहां पर उनके साथ में डिनाई हो रहा था वहां पर उन्होंने इन टर्म्स को यूज किया। Therefore, दलित जो है वो इन्वोक करते और ड्रॉ ऑन करते थे फंडामेंटल राइट्स को इन सिचुएशंस में जहां पर उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें बैडली ट्रीट किया जा रहा है कोई इंडिविजुअल या कम्युनिटी के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू। तो दे हैव ड्रॉन द अटेंशन, उन्होंने गवर्नमेंट की अटेंशन को ड्रॉन किया या अपनी तरफ खींचा, इंडिया की गवर्नमेंट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने सामने लाया, डिमांड किया कि गवर्नमेंट जो है वो अबाइड करे इस चीज को एंड टू जस्टिस टू देम, और उन्हें न्याय मिलना चाहिए इस तरह से। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे हमें एक पोएम दी गई है। द पोएम बिलो इज रिटन बाय सोयराबाई। सोयराबाई ने लिखी है पोएम, वाइफ ऑफ वेल नोन भक्ति पोएट चोखा मेला फ्रॉम 14th सेंचुरी महाराष्ट्र, और ये बिलोंग करती है महर कास्ट से, जो उस टाइम के कंसिडर होते थे अनटचेबल ग्रुप में कंसिडर किए जाते हैं महर कास्ट को, वहां से बिलोंग करती है। बॉडी इज अनक्लीन दैट से ओनली द सोल इज अनटेन्ड, है ना। यहाँ बता रहे हैं बॉडी आपकी अनक्लीन है, इसका मतलब सोल जो है आपका अनटेन है। उसके बाद बट द इम्प्योरिटी ऑफ द बॉडी इज बॉर्न विद इन द बॉडी, लेकिन इम्प्योरिटी जो है बॉडी की वो आपकी बॉडी के अंदर ही बॉर्न होती है। बाय विच रिचुअल डज द बॉडी बिकम प्योर, तो कौन सा रिचुअल ये बताता है कि उनकी बॉडी प्योर है। नॉट अ क्रिएचर हैज बीन बॉर्न एक्सेप्ट इन अ ब्लडी वोम, कोई भी क्रिएचर ऐसा नहीं है जो ब्लडी वोम के अंदर या माँ की कोख से बाहर ना निकला हो, वो माँ की कोख से ही हर क्रिएचर निकला है, और ये ग्लोरी है गॉड की। डिफाइलमेंट एग्जिस्ट विद इन, डिफाइलमेंट भी वहीं एग्जिस्ट होता है, बॉडी जो है वो पोल्यूटेड होती है अंदर से ही। बी श्योर ऑफ इट सेज द माहरी चोखा। तो यहाँ पर ये है कि आप इस चीज के लिए श्योर रहिए, ऐसा वो कह रही है कि कोई भी बॉडी अंदर से ही गंदी होती है या अंदर से ही इस तरह से होती है, अनटचेबल होती है, कोई भी जो है वो माँ की वूम से ही निकला है, इस तरह से बताया गया, ब्लडी वूम से ही निकला है। सोयराबाई जो है क्वेश्चनिंग द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड आर्ग्यूइंग दैट, उन्होंने आर्ग्यू किया है इस चीज को और आइडिया ऑफ प्योरिटी को क्वेश्चन किया है उन्होंने। ह्यूमन जो है वो बॉर्न होता है सेम मैनर में, कोई भी ह्यूमन हर एक आदमी जो भी इंसान है वो हर एक सेम तरीके से बॉर्न हुआ है। नथिंग मेक्स वन बॉडी लेस और वन प्योर देन द अदर, कोई भी बॉडी ऐसा नहीं कह सकते कि ये लेस प्योर है या ज्यादा प्योर है। ये पॉसिबली वो ये बताना चाहती हैं कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन के बारे में बताना चाहती है, की टूल ऑफ अ कास्ट सिस्टम टू सेपरेट और डिनाई पीपल, है ना। और ये जो है पोल्यूशन ये कौन कर रहा है, कास्ट सिस्टम की वजह से हो रहा है, ताकि लोग जो है वो सेपरेट हो जाएं, एक्सेस ऑफ स्पेस जो है, वर्क, नॉलेज, डिग्निटी, इन सब में डिफरेंस पैदा हो जाए। ऑकर नॉट थ्रू द नेचर ऑफ वर्क डन, और ये ऑकर होते हैं ना कि नेचर ऑफ वर्क डन से, बट विद इन, पर हमारे अंदर से ही होते हैं, हमारे थॉट से होते हैं, हमारे वैल्यूज से होते हैं और हमारे बिलीफ से होते हैं। अगर हम इन चीजों को चेंज कर दें तो कोई भी इंसान हमें अनइक्वल नहीं दिखेगा, सभी लोगों में इक्वालिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे थे। लाइकवाइज अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है उन्हें फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ड्रॉन किया गया सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पर्टिकुलरली वो ड्रॉन हुए अपॉन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल या एजुकेशनल राइट्स। केस ऑफ कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो डिस्टिंक्ट कल्चरल और रिलीजियस ग्रुप्स जैसे कि मुस्लिम या पारसीज जो थे, उन्हें राइट था कि वो गार्डियंस को राइट टू बी द गार्डियंस, वो गार्डियंस बन सके टू द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर, एज वेल एज उन्हें राइट मिला था कि वो डिसीजंस ले सकते हैं कि किस तरह के बेस्ट वो परफॉर्म कर सकते हैं कंटेंट को जो प्रिजर्व किया गया है। दस ग्रांट करने के बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चरल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राई किया कि वो इंश्योर करे कल्चरल जस्टिस को इस टाइप के ग्रुप्स को। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने किया ये सब कल्चरल के साथ में, कल्चर के साथ ऑफ दिस ग्रुप एंड इज नॉट डोमिनेटेड नॉर वाइप किया, तो उन्हें डोमिनेट भी नहीं किया गया नॉर वाइप आउट किया गया बाय द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज बना दी थी कि भले वो लोग जो है या ये कम्युनिटी माइनॉरिटी में आती है, लेकिन मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी जो है वो इन्हें डोमिनेट नहीं करेगी। तो ये चीज जो है उन्होंने इसके लिए कन्फ्रंट किया था और कॉन्स्टिट्यूशन ने उनकी बात इस चीज के लिए मानी थी।
लॉज जो है मार्जिनलाइज्ड के लिए वो क्या क्या बनाए गए थे, तो जैसे हमने रीड किया था कि गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हम सिटीजन्स को। ये ओनली वे है, ये सिर्फ अकेला रास्ता नहीं है जिसमें हमें एक्शन लेनी होती है। स्पेसिफिक लॉज और पॉलिसीज जो है वो मार्जिनलाइज्ड के लिए बनाई गई है हमारी कंट्री में। उनकी कुछ पॉलिसीज और स्कीम्स जो है जो इमर्ज होती हैं थ्रू अदर मीन्स, जैसे कि सेटिंग अप ऑफ कमिटी या बाय अंडरटेकिंग अ सर्वे किया जाता है। गवर्नमेंट जो है उसके बाद एफर्ट लेती है टू प्रमोट इस टाइप की पॉलिसीज इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस को प्रमोट करना ये पहला लॉ था उनका। एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो ये है उनके एफर्ट का पार्ट कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम्स, दोनों ने भी, मतलब हम देखें स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक स्कीम्स बनाई हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ट्राइबल एरियाज में या उन एरियाज में जहां पर हाई दलित पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो दलित हैं या आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ताकि वो अवेल कर सके एजुकेशन फैसिलिटीज को जो अवेलेबल नहीं है उनकी अपनी लोकेलिटीज में। तो वो वहां जाकर पढ़ सकते हैं, वहां जाकर रह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी बहुत सारी स्पेसिफिक स्कीम्स, ताकि वो इजीली इन चीजों का लुफ्त उठा सकें या इस चीजों का यूज कर सकें इस तरह से। इसके अलावा प्रोवाइड करने के लिए सर्टेन फैसिलिटीज को गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑपरेट किए थे, लॉज के थ्रू ऑपरेट की थी टू एंश्योर कि कॉन्क्रीट स्टेप्स जो है वो ली गई थी एंड करने के लिए इनइक्वालिटी को हमारे सिस्टम में। एक लॉ जो है या पॉलिसी जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, जो बहुत सिग्निफिकेंट और हाईली कंटेंशियस वे में आज यूज हो रही है। लॉ जो रिजर्व करता है सीट इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलित और आदिवासी, ये बेस्ड है ऑन द इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट। जो सोसाइटी, जैसे कि हमारी सोसाइटीज जो है वहां जहां पर सेंचुरी सेक्शंस जो हैं पॉपुलेशन के, ये डिनाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज को कि लर्न कर सकें, वर्क कर सकें इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड वोकेशंस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जरूरत थी टू स्टेप इन और असिस्ट दिस सेक्शंस, इन सेक्शंस को असिस्ट करने की जरूरत उन्हें लगी। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क, ये रिजर्वेशन पॉलिसी किस तरह वर्क करती है? तो गवर्नमेंट जो है अक्रॉस इंडिया उनकी अपनी लिस्ट होती है शेड्यूल कास्ट वाले लोगों की या दलित लोगों की, शेड्यूल ट्राइब्स वालों की और बैकवर्ड या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट वालों की। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास भी लिस्ट होती है। स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और दोज जो अप्लाई करते हैं पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट के लिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट, उन्हें अपनी कास्ट का प्रूफ देना पड़ता है, ट्राइबल स्टेटस का, ट्राइब स्टेटस का प्रूफ देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट। हमारे पास होता है, हमारा सबका अपने पास अपना अपना होता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो अगर वो इस तरह का प्रूफ देते हैं तो गवर्नमेंट जो है